जय हिंद। नमस्ते भैया। कैसे हो? नमस्ते। नमस्कार। am I ऑडिबल? कैसा रहा आपका दिन? हाउ वाज योर डे दोस्त? गुड। टाइम पास किया? ऑसम। ऐसा क्या कर लिया? अच्छा, अभी ऑसम होगा। ओके। नाइस नाइस नाइस। चलो, अभी 5:58 हुए हैं। 6 बजे का टाइम है, तो 2-3 मिनट लेंगे लोग ज्वाइन करने के लिए, है ना? सो एक बार इंतजार करते हैं। हेक्टिक था। जीएस इनफ होगी सीएपीएफ के लिए, पेपर वन के लिए बिल्कुल इनफ होगी सर। उस लेवल की चीजें ही आप पढ़ोगे। ठीक है। चाहे तुम्हारा जो भी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, चाहे आपका एनडीए होगा, सीडीएस होगा, सीएपीएफ होगा, एसएससी के आपके कोई एग्जाम्स होंगे, हर एग्जाम के लिए होगा। ओके। गूगल फॉर्म अभी आपको क्लास के बाद मैं शेयर करूंगा। अभी तो नहीं। राज, तुमको डिजाइन अब चेंज करनी है। चुपचाप पढ़ना शुरू कर दो। डिजाइन अलग कर दो तुम्हारे लिए। ओके। चलो, 1 मिनट वेट कर लो। एक ने पूछा है जीएस के लिए मनोहर पाना रे यार। क्यों आए हो इधर भैया मेरे? वो छोड़ दो, एसएससी के लिए आप तैयारी नहीं कर रहे हो ना यार, आप सीरियस की तैयारी कर रहे हो। एक ने लिखा है मैंने आपकी आईडी ड्रीम 11 ड्रीम 11 पे देखी, इतना मारूंगा ना। कौन सा ड्रीम 11 पे? मेरी कौन सी आईडी है? बहुत अनुराग है भाई दुनिया में। गजब हो यार। कह रहे मेरी आईडी देख ली ड्रीम 11 पे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके चलो, सीएपीएफ पेपर वन बहुत सही गया। एक और चीज, आप लोग जो ये मैसेज करते हो, एक बार में ही मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है? वो बार बार भेजने की नीड नहीं होती भैया। प्रणव, पहले रिटर्न क्लियर कर लो, एसएसबी पे बाद में देख लेंगे, ठीक है? अभी पहले जरा फोकस कर लेते हैं रिटर्न पर। हम्म। रिकॉर्डिंग ऑन है यार, थैंक यू। आई एम गुड यार, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्नेहा जी, मैसेज सीन हो जाते हैं, आप परेशान मत हो उसके लिए। ठीक है। आपके मैसेज सिर्फ मुझे दिखते हैं, बीच में अगर मैं कमेंट ऑन करता हूँ, ठीक है, तो सबको दिखेंगे। बट वरना अगर मैं ओनली मी कर दूंगा तो केवल मुझे दिखेंगे। ठीक है। चलें। एक भाई साहब पूछ रहे हैं हिस्ट्री टारगेट में नहीं दिखी। थोड़ा अकल इस्तेमाल कर लो, अगर आप स्कूल कॉलेज गए हो तो, कि वो प्लान केवल दिसंबर तक का है। क्या छोटे बच्चे मत बन जाओ प्लीज यार, ठीक है? कुछ भी आप पूछते हो यहाँ पर, एक बार अपना खुद का साइंटिफिक टेम्पर, कॉमन सेंस यूज करके खुद का जवाब दिया करो। इसका जवाब ये हो सकता है, उसके बाद पूछा करो प्लीज, ठीक है? चलो ठीक है, अभी फाइन। सो 6 बज गए हैं। नॉर्मली मैंने आज पहले क्लास स्टार्ट कर दी थी, बट कुछ भी हो, 6:05 तक प्लीज कोशिश क्या करो कि आ जाओ, हर हाल में, ठीक है? उसके बाद लेट मत करो, मैं वेट भी नहीं करूंगा। ओके। अभी कुछ दिन में यहाँ पे मैं सॉन्ग्स वगैरह भी चलाऊंगा, बट वो इसलिए होता है कि बाकी लोग आराम से ज्वाइन कर पाए। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस, ये क्या है भैया जो अभी मैंने यहाँ सामने आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा, राइट? ये मैं आपको बता दूं, बट उसके पहले आज हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ाई अपनी। राइट, विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे। एक सेकंड। ज्वाइनिंग में इशू हो रहा था। एक मिनट, वेट वेट वेट।
हाय, जय हिंद। ओके। अरे यार, वो लोड ज्यादा हो गया था। एक्चुअली सर्वर पर एक लोड की लिमिट होती है, राइट। सो वो कम थी, वो भी बढ़ जाएगी। अब वो इफेक्टिव होने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो 10 मिनट फिर सर्वर चलता नहीं है, और फिर उस टाइम पर ऐप या वेबसाइट ओपन नहीं होता है ना। सो वो गलत टाइम पर हो गया बस। कोई नहीं, ठीक है। वो एडजस्ट हो जाएगा। वही है ना कि एक दो क्लास लगती है सर्वर को भी लोड वगैरह सब कुछ एडजस्ट करने में, कि कितने लोग लाइव आ रहे हैं, क्या है, राइट। सो कोई इशू नहीं है। आज मैंने लिंक शेयर कर दी, वो लिंक चेंज भी हो जाएगी, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। राइट। अभी सेकंड क्लास से ही आप आराम से जैसे पहले कर रहे थे, जैसे आपने कल ज्वाइन किया था, वैसे आप कर पाओगे। चलो कोई नहीं। ओके, 5 मिनट चलेगा इसमें, उसके लिए माफी। बट कोई नहीं, स्टार्टिंग है यार, तो एक दो दिन लगता है सब कुछ सेट होने में, राइट। सो अभी 1 मिनट जरा वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, मस्त तरीके से पढ़ेंगे। ये चेक कर लेना एक बार, किसी और को दिक्कत तो नहीं है ना। हम्म, इसको फिक्स करवाओ अभी, सेकंड क्लास से पहले। चलिए फाइन, ओके। अब मैं ऑडिबल, एक बार प्लीज बता दो, यस और नो, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो। ऑडिबल नाउ। माफी यार इसके लिए, ठीक है। 5 मिनट आपका वेस्ट हुआ इसमें। बट यार टेक्निकल कभी कभी चीजें है ना, अपने हाथ में नहीं होती, राइट। अभी वो सही हो जाएगा 5 मिनट में, बट वो लोड बैलेंस होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। सो रियली सॉरी, मतलब उसके लिए। चलो, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। अभी क्या पढ़ेंगे, देखो तो बस क्या पढ़ने वाले। सो हर दिन क्लास के पहले, कल मैंने आपको सिखाया था कि एग्जैक्टली हम अप्रोच कैसे करेंगे अपने एग्जाम को, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, राइट। उसमें पहली चीज ये थी कि मेरे भाई हर दिन, राइट, हर दिन क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग एक 1 पेजर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 1 पेजर का मतलब ये हुआ कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से, ठीक है। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी का बेसिक्स पढ़ेंगे, कि भैया जी हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, राइट। ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं हमारे ब्रह्मांड में, राइट। उस चीज को हम देखेंगे, बहुत बेसिक, बहुत स्टैटिक टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद फिर आप आगे जाकर हम लोग ओशनोग्राफी हमारा होता है उसमें, राइट। उसके बाद हमारा क्लाइमेटोलॉजी पूरा होगा, तो सारी चीजें उधर मिलेंगी। तो ज्योग्राफी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी हम पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो 1 पेजर नाम की एक चीज जो हम हर लास्ट बार से हमने स्टार्ट किया था, जिसने हमें बहुत रिजल्ट ईल्ड किया है, राइट। इसमें हमारा फोकस क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें अपना फोकस ये होगा कि हम लोग एक पीवाईक्यू को उठाएंगे, ओके। पीवाईक्यू को उठाएंगे, उस पीवाईक्यू जो टॉपिक है, उस टॉपिक को क्लास के स्टार्टिंग 10-15 मिनट, जितना भी लगे, 10 मिनट मान लो, स्टार्टिंग 10 मिनट में उस टॉपिक को हम कवर करेंगे, राइट। कहने का मतलब यह है कि कुछ अपने एग्जाम में ऐसे टॉपिक्स भी मेरे भाई आते हैं जिन टॉपिक्स को आप सिलेबस में नहीं पढ़ते। अब अगर मैं आपको डीआरडीओ के बारे में कहां पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर में बस आप इसका मेंशन सुनते होगे, राइट। या कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप सिलेबस का पार्ट नहीं होते, लेकिन जिनके ऊपर क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। ऐसे ही टॉपिक्स को हम लोग थ्रू पीवाईक्यूज या थ्रू 1 पेजर, 1 पेजर का मतलब एक पेज में एक टॉपिक खत्म, राइट। तो ये मैं ऐसे एक क्वेश्चन लाऊंगा अलग अलग एग्जाम के, एनडीए के ऐसे क्वेश्चंस यहां पे रखेंगे, सीडीएस का रखेंगे, सीएपीएफ का रखेंगे, राइट। या यूपीएससी के जो और एग्जाम हमारे होते हैं, जियो साइंटिस्ट या बाकी एग्जाम, हर एग्जाम के पेपर उठाकर मेरे भाई, राइट, उसके बाद हम यहां से लेकर आएंगे, उस क्वेश्चन को रखेंगे, और उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट क्लास के स्टार्टिंग, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 6 बजे क्लास है, तो 6:05 से पहले प्लीज आ जाना। बिकॉज आज तो चलो ठीक है, आज तो इशू भी हो गया, बट कल से, राइट, कल से वो 6:05 से चीजें शुरू, राइट। तो प्लीज वो टाइम अपना सेट कर लेना। तो ये मतलब है 1 पेजर का, राइट। समझ में आ गया 1 पेजर क्या है। और ये मैं आपको ये भेज दूं या आप नोट्स बनाओगे, क्या कहते हो। जो भी आप बोलोगे मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इफ यू वांट, क्योंकि ये नोट्स के फॉर्म में ही है, मैं इसी को भेज दूंगा, ठीक है। या आप खुद से बनाना चाहते हो तो फिर आपके ऊपर। हाँ, इसमें तुम कहाँ तेज हो। बिल्कुल। अच्छा, वो बनाओगे, नोट्स बनाओगे, तो फिर ना भेजूं ऐसा। ठीक है, फिर नहीं भेजूंगा। ओके। अरे भेज दूंगा, रिलैक्स, चलो आ जाओ, ठीक है। परफेक्ट। एक ने अपना नाम ही लिख रखा है, विस्की सिंह। प्लीज डेली टारगेट्स भेजा करो ग्रुप में, एक ही टारगेट है तुम्हारा अभी, क्लास में रेगुलर रहा करो, बस खत्म, और कोई टारगेट नहीं, ठीक है। और जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो।
चलो, तो एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर&डी का मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि हर बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, एक आर&डी होती है। आर&डी का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मामा अर्थ, मामा अर्थ फॉर एग्जांपल एक कंपनी, सो मामा अर्थ एक कंपनी है, राइट। अब मामा अर्थ का अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करोगे, अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करोगे, तो उस फेस वॉश इस्तेमाल करने से आपकी स्किन कैसी होगी, राइट, वो मामा अर्थ मार्केट करती है, करेक्ट। बट वो आर&डी कौन करेगी, मामा अर्थ के पास एक आर&डी टीम होगी जो ये करेगी कि यार भैया लोगों के पास दिक्कतें क्या हैं, आजकल लोग परेशान किस चीज से हैं, एक्ने से परेशान हैं, या फिर लोगों को और क्या चाहिए, है ना, अलग अलग चीजें। तो आर&डी विंग जो होता है वो अलग अलग कंपनीज में भी होता है, और हमारे जो देश में अलग अलग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें तो होगा ही। ऐसे ही आपका पूछा गया है कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आर&डी विंग है, इनमें से किस संस्था का। पहला है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, दूसरा है इसरो, तीसरा है इंडियन रेलवेज, चौथा है डीआरडीओ। ये क्वेश्चन इस बार का ही है हमारे सीडीएस 2024 का। मजे की बात यह है कि अगर इस क्वेश्चन में कोई रिस्क लेता, राइट, तो वो ए बी और डी में लेता है ना, कोई बंदा रिस्क सी में लेने वाला ही नहीं था, और इसका आंसर ही सी है। है ना, इसका आंसर भी ही सी है हमारा, राइट, कि इंडियन रेलवेज बेसिकली हमारा है आर&डी। तो मतलब एग्जाम में जिसने टिक भी किया होगा, तुक्का भी मारा होगा, उसने ए बी और डी में ही मारा होगा, सी में कोई तुक्का इसमें मार ही नहीं सकता था। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आपके हमारे भारतीय रेलवेज का है, राइट। अब ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक। भैया नोट्स में क्वेश्चन ऐड करना है, दोस्त आपकी चॉइस है, देखो नोट्स वगैरह की बात, ये सारी बातें हम कल कर चुके हैं। आई डू अंडरस्टैंड कभी स्टार्टिंग है, शायद आप बार बार ही पूछोगे, बट मेरे भाई प्लीज रिकॉर्डिंग क्लास देखना, बिकॉज बाकी लोग फिर डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, राइट। मैं बिलीव करता हूँ एक फ्लो में पढ़ाने में, जिससे मेजोरिटी बच्चों को भी दिक्कत नहीं होती। अब बीच में अगर मैं फिर एक कमेंट पढ़ कर ना, बीच में मैं कुछ बातें करने लगूंगा, तो फिर बाकी लोग को डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि आप नोट्स के पास बहुत ऑप्शन है, आप खुद बना सकते हो। आई विल शेयर दिस थिंग मेरे भाई, ये नोट्स ही है, मैं आपको ये भी शेयर कर दूंगा, ठीक। बाकी आपकी चॉइस है, आप इसको भी नोट करना चाहते हो, करना चाहिए वैसे आपको, बट अगर नहीं कर पाओगे तो ये भी नोट्स के फॉर्म में, ठीक। अभी ध्यान दो, तो ये हमारा, ये तो चलो सीधे आपका क्वेश्चन हो गया, सीधे हमारा पीवाईक्यू हो गया, ये दोबारा शायद नहीं आएगा, या आएगा शायद एनडीए में आ सकता है, राइट। मैं आपको ये दिखाऊंगा, विद टाइम आपको समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन हमारे एनडीए में पहले आ चुके हैं, जो क्वेश्चन हमारे सीडीएस में पहले आ चुके हैं, या सीएपीएफ या सीएससी में हमारे आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर हाल फिलहाल में कैसे लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि कोई क्वेश्चन अगर एनडीए का था तो उसको उठा के सीडीएस में कैसे घुमा के बना के पूछ लिया गया। यही पर्पस है इस वन पेजर का जो हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। आइए, तो ये तो हमारा हो गया कि आर रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा इंडियन रेलवेज का हमारा यूनिट है। लेकिन यहां बात करते हैं पहले तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, राइट। ये आपका दोस्त स्टैब्लिश हुआ था 1954 के आसपास, वो ईयर इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, बट इफ यू वांट मैं लिख दे रहा हूं 1954। और 1954 कोई भूल नहीं सकता, क्यों नहीं भूल सकते, बिकॉज 1954 से आप ये याद रखोगे कि ये वही ईयर था जब हमारे भारत रत्न या पद्म अवार्ड की स्टार्टिंग हुई थी, ओके। हमारा भारत रत्न या पद्म अवार्ड देना स्टार्ट कब हुआ था, 1954 से ही स्टार्ट हुआ था। पॉलिटी आप पढ़ोगे तो आप ये भी जानोगे कि ये ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है। इस ईयर के आसपास हमारा 1953 में क्या हुआ, फिर फजल अली कमीशन या कमिटी आपकी बनी, तो इस ईयर का बहुत सिग्निफिकेंस है। सो 1954 में हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इसके फाउंडर हमारे कौन थे, होमी भाभा जी का नाम आपने शायद सुना हो, ओके। होमी जे भाभा जी हमारे थे, होमी जे भाभा, राइट। इन्होंने स्टैब्लिश किया था भाभा अपने नाम पर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये इसके बेसिकली हमारे फाउंडर थे। ये है कहां पर, ये आपका दोस्त है ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे कहां है, मुंबई में, राइट। इसका काम क्या होता है, इसका काम ऑब्वियसली है न्यूक्लियर पावर जनरेशन, राइट। जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उसके ऊपर काम करना, ये पर्पस होता है हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। अब आप पूछोगे भैया इसका कोई मेजर कंट्रीब्यूशन है क्या भारत में, बिल्कुल है, राइट। इसी ने सर पहला, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, जिसका नाम आप बताओगे मुझे जल्दी से। कैन यू गेस द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या नाम था उसका, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, ओके, गुड। सो इट वाज अप्सरा, ठीक है, बढ़िया। सो जो हमारा
ये क्या कहते हैं, अप्सरा थी। राइट, अप्सरा का मतलब भारत की पहली जो न्यूक्लियर रिएक्टर थी उसका नाम था अप्सरा। इसको डेवलप किसने किया था? राइट, ये हमारी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने ही किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इट वाज डेवलप्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने ही किया था। वो ईयर कौन सा था? हमारा ईयर था 1956 के आसपास। 1956 वाज द ईयर जब ये हमारा अप्सरा, आई गेस 56 था, एक बार वैसे चेक कर लेना इसको, आई गेस 56 ही था, स्टिल एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, सो 1956 ये हमारा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम अप्सरा है, ये नाम पूछता है आपसे। तो ये संस्था के बारे में ना इतनी चीज प्लीज यहां पर ध्यान में रखेंगे। दूसरी हमारी संस्था इसरो है। इसरो के बारे में तो भाई हर साल क्वेश्चन आता रहा यार, हर साल क्वेश्चन एक दो इसरो के ऊपर आपको मिल जाएंगे, हमारे करंट अफेयर बेस्ड भी और वैसे भी। ठीक है, तो इसरो की फॉर्मेशन हुई 1969 में। इसकी फॉर्मेशन की थी विक्रम साराभाई जी ने। लोग दोनों में कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए विक्रम नाम का आपने ऑर्बिटल सुना होगा, विक्रम नाम का आपने स्पेस सेंटर सुना होगा। राइट, सो विक्रम साराभाई जी हमारे जो थे, विक्रम साराभाई, इन्होंने इसरो की स्थापना की थी। तो दो नाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की थी हमारे होमी साहब ने, लेकिन जो इसरो है उसकी नींव रखी थी विक्रम साराभाई जी ने। कहां पर? बेंगलुरु। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में है इसका हमारा हेडक्वार्टर, इसरो का हमारे। तीसरा, इसका काम क्या होता है? भाभा एटॉमिक का काम आपने देख लिया क्या था, लेकिन इसरो का काम क्या है भैया जी? ऑब्वियसली सैटेलाइट्स को लॉन्च करना। राइट, स्पेस को एक्सप्लोर करना, चाहे वो चंद्रयान के थ्रू हो, चाहे वो मंगलयान के थ्रू हो, चाहे वो गगनयान के थ्रू हो। और जब मैं गगनयान बोलूंगा तो आपको ह्यूमनॉइड रोबोट यहां पर याद आने चाहिए, आपको वो जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो जाने वाले हैं उनके नेम याद आने चाहिए। राइट, ऐसे आप लिंक करोगे, इसी को बोलते हैं रिलेट करना। अभी शायद आपके माइंड में आ रहा हो, जिनके नहीं आ रहा है विद टाइम करंट अफेयर से भी आप लिंक करने लगोगे स्टैटिक चीजों को। ठीक है, चंद्रयान 1 भारत का पहला लूनर मिशन था। भारत का पहला लूनर मिशन। लूनर मिशन का मतलब होता है मून के लिए मिशन। द नेम वॉज चंद्रयान, जो कि 2008 में, 2008 में गया था। ठीक है, 2008 चंद्रयान के लिए हमारा पहला मिशन था। तो ये किसकी अचीवमेंट है? ये अचीवमेंट हमारे इसरो की। लास्ट में आपका डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में कौन नहीं जानता? राइट, डीआरडीओ भैया जी आपका 1958 में स्टैब्लिश हुआ। अब एक क्वेश्चन आने वाले सालों में ये बन सकता है कि ये चारों संस्था का नाम आपको दे, सॉरी इन तीनों का नाम आपको देगा और पूछेगा कि इनके स्टैब्लिशमेंट के हिसाब से इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। राइट, एक क्रोनोलॉजी में लगाओ कि पहले कौन स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। राइट, ऐसे आपके क्वेश्चन हमारे बनते हैं। सो इसरो आपका 1969 में हुआ था। राइट, हमारा भाभा एटॉमिक ये आपका हुआ 1954 में, और डीआरडीओ हमारा 1958 में हुआ था। काम क्या है डीआरडीओ का? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम है मिसाइल, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी डेवलप करना, एयरक्राफ्ट, वेपन्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। राइट, कहीं ना कहीं फोर्स या हमारा जो डिफेंस है आज के दिन, राइट, उसको कहीं ना कहीं हेल्प करना। राइट, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ। आपको एक AFCAT, जो AFCAT बैच में है, आज ही मैंने आपको सुबह पढ़ाया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम हमारा एक था। राइट, एक हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम था, ये आज सुबह मैंने आपको पढ़ाया था। राइट, जिस जो कि डीआरडीओ का ही था। वो काम किसका था भैया जी? वो डीआरडीओ का ही था यहाँ पे ना, ये रहा। वो काम डीआरडीओ का ही था, ये रहा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम। द वर्क वाज ऑफ डीआरडीओ। सो डीआरडीओ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। राइट, स्पेशली डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो उसका काम क्या है? मिसाइल्स वगैरह ये सब डेवलप करना हमारे फोर्स के लिए। लास्ट आपका आता है रिसर्च, जो उसके ऊपर क्वेश्चन है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन मेरे भाई आपकी हुई थी 1921 में, 1921 में। भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे के तहत ये आता है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लखनऊ में। हेडक्वार्टर इज इन लखनऊ, और ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो रेलवे चल रही है उसका सेफ्टी प्रोटोकॉल वगैरह चेक करना। राइट, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये सारे कामकाज करने कौन करता है? हमारे रेलवेज में उसका काम होता है वही आपके रिसर्च डिजाइन एंड। सिंपल सी बात है कि कहीं पर ट्रैक आपका आउटले है, कैसा है भैया जी, है ना, ट्रैक हमको चेंज करना है, इलेक्ट्रिक लाइन हमको बिछानी है। अच्छा, वंदे भारत यहां से जाएगी तो क्या उसके लिए ट्रैक रेडी है क्या? तो वही पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी, आपको क्वालिटी एश्योरेंस देना, है ना, ट्रैक्स को हमारे मॉडर्नाइज करना, ये सारा रिपोर्ट, ये सारा काम कौन करेगा? ऑब्वियसली करेगी। तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड
ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा रेलवे में ये सारे काम काज करती है। तो आपने 4 संस्था के बारे में पढ़ा, ये एक, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, उनका बारे में जो मैक्स जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका काम आपने सीखा, एंड बाकी सारी चीजें यहां पर सीखी। दैट्स इट। क्लियर? अच्छे से 10 मिनट लगा, लेकिन जो आपने सीखा आने वाले भविष्य में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में मिल जाएगा। ऐसे ही हम लोग हर दिन क्लास के स्टार्टिंग में विल पिक वन टॉपिक, राइट, एंड उसके ऊपर हम ऐसे पढ़ेंगे। एक ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते याद है आपको क्या? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते याद है किसी को? भूल जाते हो? चलो ठीक है, कवच सिस्टम भी है हमारा, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है कि ये तो आप पढ़ के ही आएंगे, इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा। दूसरा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते क्या थे, ये भी आप पढ़ के आएंगे, राइट, और कल मुझे बताएंगे। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसका ऑपरेशन था? ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर ये कौन सा सब्जेक्ट है। मेरे भाई कल शायद आप गायब थे पहली क्लास में, अगर आप एब्सेंट थे तो फिर मैं हेल्प नहीं कर सकता आपकी। हर दिन क्लास के स्टार्टिंग में 10-15 मिनट देकर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे अलग से, जो हमारे जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उससे अलग होगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं, ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ अपनी पढ़ाई। सो वेलकम अभी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ये हमें पढ़ना है यहाँ पर। विल स्टार्ट विथ फिजिकल ज्योग्राफी। पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी हमारी भैया जी क्या होती है। ध्यान देना, फोकस अभी यहाँ पर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, कुछ आपको डाउट वैसे होगा नहीं, बट अगर होगा तो प्लीज जब मैं बोलूंगा तब आप क्यूएनए में लिख देना, या मैं आपको बहुत जल्द एक डाउट आईडी भी दे दूंगा। लेकिन अगर आप खुद वैसे कुछ डाउट बनाओगे, है ना, फिर दिक्कत है कि भैया जी चांद ही क्यों है, तारा यहाँ पर मून क्यों नहीं है ना। अगर ऐसे कुछ डाउट्स होंगे तो फिर उसका जवाब तो मुश्किल होगा, है ना। तो एक सिंपल सी कहावत है कि पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे उसके खुद का हिस्सा ना होता। कहने का मतलब आप खुद के दुश्मन खुद बनते हो। तो ओवर थिंकिंग कम करेंगे, टॉपिक पर रहेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलो, थोड़ा स्लो लग सकता है आपको कुछ चीजें अभी, क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे होंगे, बट विथ टाइम आपको पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो, पहली चीज तो हमारा ये है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ने क्या वाले हैं, एक बार आप ध्यान से देखो। सो ज्योग्राफी जो हमारा सब्जेक्ट है, यहां से हमको मिलते हैं 15 से 18 क्वेश्चन, या 20 मान लो कभी कभी, ठीक है। एनडीए में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस में भी हमारे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सीएपीएफ भी अगर आप दोगे उसमें भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आगे जाकर आप कोई भी एग्जाम दोगे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एंड मोर देन अच्छे, आपको सब्जेक्ट ही बहुत प्यारा है, ठीक है, बिकॉज हम कहीं ना कहीं अपने बारे में पढ़ रहे हैं, हमारी अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा दोस्त ये सब्जेक्ट है, ठीक है। सो ज्योग्राफी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड यहां पर कर रहे हैं। पहला है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा हमारा है दोस्त इंडियन ज्योग्राफी। विल स्टार्ट विथ फिजिकल ज्योग्राफी पहले, राइट, जहां पर मैं आपको फोकस करूंगा थ्योरी पार्ट पर, ठीक है। यहां हम फोकस करने वाले हैं थ्योरी कैसे होगी, राइट, कि भैया जी हमारे माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेट्यूज हमारे कैसे बनते हैं, हमारे लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, मॉनसून कैसे आता है, बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, कंडेंसेशन कैसे होता है, राइट। एंड देन पूरा जो थ्योरी पार्ट होगा उसका आप एप्लीकेशन या उसका स्टैटिक पोर्शन बेसिकली भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। कि अगर मैंने आपको यहां पढ़ाया कि भाई माउंटेन कैसे बनते हैं, देन यहां पे हम देखेंगे कि यार अरावली का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। यहां पे आप देखोगे कि यार हिमालयास का फॉर्मेशन हमारा कैसे हुआ था, हिमालयास के हमारे टाइप्स कौन से हैं। यहां पे हम ये सीखेंगे कि विंध्यान रेंज हमारी कहाँ है, हमारी सतपुरा रेंज कहाँ है, राइट, हमारा धूपगढ़ कहाँ की हाईएस्ट पीक है। आप यहाँ पालकोंडा, जावड़ी हिल, राइट, कार्डमन हिल, इनको ऑर्डर में लगाने को हमारे एनडीए में बार बार आया हुआ, ठीक है। सो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे अभी आप स्टार्टिंग में थ्योरी पे फोकस करोगे, लेकिन उसका एप्लीकेशन आपको आगे जाकर इंडियन ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा। करेक्ट सर। अब फिजिकल ज्योग्राफी में 3 मेजर पोर्शन है, 3 मेजर तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। पहला है जियोमॉर्फोलॉजी, राइट। जियोमॉर्फोलॉजी में आप बेसिक पढ़ते हो हमारे अर्थ के फॉर्मेशन, कि भैया अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ के अंदर क्या है, कौन से वो हमारे डायरेक्ट सोर्स हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं, अर्थ के बारे में हम जान सकते हैं, कौन से हमारे इनडायरेक्ट सोर्स हैं जिनकी हेल्प से हम जान सकते हैं अर्थ के बारे में। वॉल्केनो हमारा क्या होता है, अर्थक्वेक हमारा क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर में क्या मिलेगा आपको, टेम्परेचर कहां पर कैसा होता है, डेंसिटी कहां पर कैसी होती है, सैलिनिटी कहां पर कैसी होती है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। तो पहले फोकस हमारा होगा जियोमॉर्फोलॉजी पर। उसके बाद जहां पे आप प्लेट्स टेक्टोनिक थ्योरी सुनी होगी आपने,
कि प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं तो ये हो रहा है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। मैं बहुत सारी आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा, एनिमेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, साथ में ड्रॉ करके पढ़ाऊंगा। तो क्योंकि आज स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन विद टाइम आप पेस में रहोगे, टेस्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, मजा आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्लाइमेटोलॉजी में क्या करेंगे भैया जी, यहाँ तो पूरा मजा ही है, जहां आप जानोगे एल्बिडो क्या होता है। राइट भैया जी, हमारे हीट बजट पूरा क्या होता है अर्थ का, कैसे भैया जी गर्मी आती है, हमारी रेडिएशन कहाँ पे आती है, कहाँ एब्जॉर्ब होती है। राइट, क्यों किसी एरिया में गर्मी ज्यादा होती है, कहीं पर गर्मी कम होती है। राइट, तो सारी चीजें, क्लाइमेट की जितनी चीजें हैं, बारिश क्यों होती है, बादल क्यों बनते हैं, कंडेंसेशन क्या है, इवापोरेशन क्या है, हेल स्टॉर्म क्या है, ये सब कुछ क्लाइमेटोलॉजी में बाद में हम पढ़ेंगे। ओशनोग्राफी में भी आपको खूब मजा आएगा, जहां पर हमारा फोकस पानी पर होगा। राइट, तो तीन चीजें हैं हमारी, पहली है हमारी धरा विच इज पृथ्वी, दूसरा है हमारा एटमॉस्फेयर, और तीसरा है हमारे पृथ्वी पर ही जो पानी है डेप्थ में जाकर, या जो पानी है वो। राइट, इसको हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। पृथ्वी के सरफेस पर क्या चीजें हो रही हैं वो हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में। ओशन में, पानी में, पानी के अंदर क्या हो रहा है उसको हम पढ़ेंगे ओशनोग्राफी में। और इस तरीके से पूरा ब्रह्मांड के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। राइट, इसी को हम बोलते हैं ब्रह्मांड। ओके, और ब्रह्मांड से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आज क्योंकि पहली क्लास है, जिस दिन क्लास खत्म होगी उस दिन आपको ब्रह्मांड भर का ज्ञान होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलो, तो ये जो मॉर्फोलॉजी का एक बेसिक सा है। राइट, एनसीईआरटी में भी ऐसे गिवन है, सेम ऐसे ऑर्डर में। यूनिवर्स पहले हम पढ़ेंगे अभी। राइट, ये मैं आज तक नहीं पढ़ाता था बैचेस में, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन एक दो हार्डली आते हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल क्योंकि 6 महीने हैं हमारे पास, तो आराम से हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे जो आपको हायर एग्जाम्स में, अगर आप कोई और एग्जाम देने जाओगे, उसमें आपको हेल्प करेगा। राइट, तो इसलिए कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हम लोग पढ़ने वाले। सो यूनिवर्स के बारे में आप पढ़ोगे अभी कि एग्जैक्टली आज के दिन जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमको आज के दिन में ये प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, है ना, ये सब कुछ जो देखने को मिलता है, ये एग्जैक्टली हमेशा से ऐसे रहा है या कैसे फॉर्मेशन हुई होगी, और मस्त इंटरेस्टिंग सा आपको लगेगा ये। ठीक है, इंटरेस्टिंग सा लगेगा। जो कुछ नोट करना होगा मैं आपको बता दूंगा, ये मैं स्लाइड भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, साफ साफ ही मैं लिख रहा हूं इसमें। और ये स्लाइड को आप प्रिंट आउट ले लेना इफ यू वांट। कैसे लोगे प्रिंट आउट, उसको बोलना भैया एक पेज में मेरा 4 पेज निकाल दो। उससे क्या होगा, आपका पैसा बच जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 50 पेज की स्लाइड है, तो बड़े आराम से तुम्हारा 15 पेज के अंदर, 14 पेज के अंदर आराम से तुम्हारा 13-14 पेज में पूरी स्लाइड निकल जाएगी, बढ़िया से आराम से। ठीक है, कुछ लोग का ये भी दिक्कत होगी कि भैया आप ये स्लाइड भेजना इसको रिमूव करके, तो वो तो नहीं हो पाएगा। आप खुद से भी रिमूव कर सकते हो, गूगल कर लेना रिमूव एनोटेशन, देन उसके बाद आप ये सेम चीज कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारे नोट्स की भी टेंशन खत्म है। ये स्लाइड भैया नोट्स के फॉर्म में ही है, या मैं साफ साफ ही लिखूंगा, तो उसकी टेंशन आप मत लो। ठीक है, तो ये है जो मॉर्फोलॉजी में जो हम फोकस इस पर करेंगे। पहला हम अभी यूनिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमारे क्या है, देन फिर आएगा इंटीरियर, जहां पर क्रस्ट कोर और आपका मेंटल में क्या चीजें हमारी हो रही हैं वो हम देखेंगे। देन फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमारी अलग अलग थ्योरीज आपको यहां देखने को मिलेंगी। ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह क्या होती है, प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्लेट, एक क्वेश्चन इंडिया में आया हुआ था पिछली बार, मेजर प्लेट्स कौन सी हैं, माइनर प्लेट्स कौन सी है, सीरीज में भी बार बार आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जियोमॉर्फिक प्रोसेस हमारे कौन कौन से होते हैं, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, हमारे दो प्रकार के फोर्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है जो फोर्स बाहर से लगता है, तो हमारे अर्थ पर बाहर से जो फोर्स लगाएंगे उनके बारे में हम पढ़ते हैं एक्सोजेनिक में, और जो अंदर से फोर्स लगाते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं इंडोजेनिक में। अब अंदर से फोर्स कौन लगाएगा, अर्थ को एक लगाएगा, और कौन लगाएगा, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, ये सब कुछ कहां से निकलते हैं, अंदर से निकलते हैं। तो इसके अंदर हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, सुनामी कैसे आती है, वोल्केनो क्या होता है। राइट, तो ये है अपना बाइलार्ज जियोमॉर्फोलॉजी। राइट, जहां पे आप ब्रह्मांड में हमारे अर्थ के जमीन पर स्पेशली क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फेनोमेना हो रहे हैं, उन पर हम फोकस करेंगे। पर हम स्टार्ट कहां से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स से, कि एग्जैक्टली आज के दिन जो हमको ये ब्रह्मांड देखने को मिलता है, राइट, ये एग्जैक्टली आया कहां से। ठीक है, या क्या कहानी क्या है इसकी। ओके, इसकी कहानी क्या है, थोड़ी सी कहानी सुनते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। तो एक बार लेट मी नो अभी तक अगर मस्त सब कुछ क्लियर है तो। परफेक्ट, वो पेड़ तो नहीं था कि अपनी जगह रहे, हम शाख तो नहीं थे मगर फिर भी कट गए। वाह 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 वाह, ठीक है चलो। सर एक लैपटॉप और एक एप्लीकेशन का एक्सेस दे दो, लैपटॉप भी दे दूं, अच्छा ठीक है। इंग्लिश के भी नोट्स बना, अरे यार ये नोट्स से आगे बढ़ लो थोड़ा सा यार।
चलो, सो ब्रह्मांड के बारे में अगर आपने हिंदी आती है, राइट, अगर आपको मेरे भाई हिंदी आती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मांड का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे ब्रह्मांड हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, मुझे तो नहीं आती आगे, यहां पर ऐसे वो लगता है, ठीक है, समझ जाओ। सो ये ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड का मतलब क्या है कि ब्रह्मा जी, राइट, ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड का मतलब ये संपूर्ण विश्व, राइट, ब्रह्मांड का मतलब संपूर्ण विश्व जिसके भीतर अनंत लोक है, उसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड, राइट। जो ब्रह्मा जी, ओके, ब्रह्मा जी के एटम बोल लो, अणु बोल लो, अणु का मतलब क्या होता है, एटम। सो ब्रह्मा जी के एक अणु से मिलकर या उससे जो बना है पूरा ये हमारा दुनिया, उसी को हम बोलते हैं ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में आपको इतनी चीजें देखने को मिलेंगी, राइट, कि अभी हम लोग कहां बैठे हैं, तुम हो सकते हो दिल्ली में बैठे हो, ठीक, आप हो सकते हैं दिल्ली में बैठे हो, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली आता होगा शायद, चलो मान लिया आप किसी उसमें मान लेते हैं, आप सरोजनी में बैठे हो, ठीक है, हो सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, हो सकता है वो आता हो करोल बाग कंस्टिट्युएंसी में, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, राइट, वो आएगा आपका दिल्ली में, दिल्ली आता है भारत में, भारत आता है एशिया में, साउथ एशिया में या एशिया में, एशिया हमारा किस में आता है, आपके कॉन्टिनेंट बेसिकली हमारा एक हो गया, राइट, उसके बाद फिर ये अर्थ में आता है, राइट, अर्थ हमारा किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका जाकर फिर हमारा पूरा प्लैनेट का समूह सन आपको मिलेगा, राइट। ऐसे ये तो हम एक की बात कर रहे हैं भाई, उसके बाद आपका ये तो एक स्टार की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद अलग आपकी गैलेक्सीज मिलेंगी, राइट। मतलब इतना, अगर आप यहां भी देखोगे भाई कि आप बैठे हो इस जगह पर, किसी एक जगह पर, अगर आप इसको जूम आउट कर लोगे, राइट, तो भाई ये तो एक प्लैनेट सा है, इसके अलावा इसके ऊपर यहां जूम आउट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मतलब आप कितने छोटे हो, सोचो इस यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में हम कितने छोटे हैं भाई, किस यूनिवर्स में कितनी सारी भाई गैलेक्सीज हैं, उसमें कितने सारे आपके भैया जी अलग अलग चीजें हैं, उसमें से एक छोटू सा अर्थ है, जिसके एक छोटू से कॉन्टिनेंट में एक छोटू से आपके उसमें आप रहते हो, है ना, फिर भी आप परेशान रहते हो कि उसने हाँ नहीं बोला, काहे परेशान रहते हो, ठीक है, बहुत लोग हैं भाई दुनिया में, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, और किसी और की ओपिनियन से परेशान भी नहीं होना। तो पहली चीज जो आप ये सीखते हो कि हम कुछ नहीं है इस ब्रह्मांड के आगे, इस यूनिवर्स के आगे हम बहुत छोटे हैं यार, कुछ है ही नहीं हम, ठीक है, तो इसको लेकर टेंशन नहीं लेनी, परेशानी परेशान नहीं होना, ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दो तीन टर्म हम यहां जरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं। एक टर्म हमारा होता है कॉस्मोस, कॉस्मोस का मतलब क्या होता है, कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्स ही होता है, ओके, यूनिवर्स को ही मेरे भाई हम कॉस्मोस बोलते हैं, यूनिवर्स का एक और नाम होता है कॉस्मोस, इसीलिए कॉस्मोलॉजी आपने सुना होगा, कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्स के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, करेक्ट। कॉस्मिक रेज सुनी होगी आपकी, ऐसी रेज जो यहां से निकल रही होगी, राइट, एस्ट्रोनॉमी होता है फिर इन सब की पढ़ाई को बोल, तो बहुत सारी चीजें यहां पर हैं जो आपको यहां ध्यान रखना है, ठीक है, परफेक्ट। तो यह है हमारा यूनिवर्स सर, जहां पर सारे मैटर सब कुछ आपको कंसंट्रेटेड या सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाले हैं। अब ये यूनिवर्स जो आज आपको दिखता है, क्या हमेशा से ऐसे ही रहा है क्या, राइट, इसकी फॉर्मेशन हमारी कैसी हुई होगी, उसके पीछे की एक दो थ्योरी है, उसको अपने को देखना है, राइट, देन उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली चीज तो जो हमारा यूनिवर्स है वो मोस्टली खाली है, पहली चीज जो आप ये जानेंगे कि जो हमारा यूनिवर्स है वो मोस्टली उसमें एम्प्टी स्पेस, राइट। नीचे मैंने एक स्लाइड रखी होगी, पहले मैं उसी पे चलता हूं, ये रहा, जो हमारा यूनिवर्स है मेरे भाई, उसमें पूरे दुनिया की बात, मैं पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, केवल अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं। यूनिवर्स में अगर आप डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को ऐड कर लो, राइट, तो ये आपका पहुंच जाएगा अप्रोक्सीमेटली 95%। आपको जान के हैरानी होगी, ध्यान देना मेरे भाई, अभी तो ये कहानी सुन रहे हो आप मस्त वाली, फिर बताऊंगा पेपर में क्या पूछेगा। हमारे पूरे यूनिवर्स में मेरे भाई 95%, और ये अप्रोक्सीमेट नंबर है, 95% वो रीजन है जो कि विजिबल ही नहीं है, नॉट विजिबल। नॉट विजिबल का मतलब क्या हुआ कि हमें मालूम ही नहीं है कि वहां है क्या, सोचो कितना इंटरेस्टिंग है ये।
कि भाई हम देखते हैं कि यार यहाँ पर ये है, जितना साइंस आगे बढ़ा है, ठीक है, उसमें हमने देखा कि इस चीज की खोज हो गई, उसकी खोज हो गई, लेकिन आज भी 95% हमारे यूनिवर्स का ऐसा है, राइट, जहां पे हमें पता ही नहीं, जो इनविजिबल है, कि वहां पर कौन सी चीज एग्जिस्ट करती है, कौन सी एनर्जी एग्जिस्ट करती है, राइट। भूत प्रेत रहते हैं, कोई और रहता है, पता नहीं, हमें मालूम ही नहीं है। 95% रीजन डार्क है। डार्क का मतलब क्या होता है? डार्क मैटर का मतलब यह होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। अगर आपको अच्छी जगह कहीं पर डेफिनेशन लिखनी हुई कि भैया डार्क एनर्जी या डार्क मैटर क्या होता है, डार्क मैटर का मतलब यह होता है कि आपका ऐसा एरिया जो इंटरेक्ट नहीं करता, डू नॉट इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब भैया क्या होता है, यही नहीं पता। इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब लाइट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एग्जांपल आपका हो गया लाइट। तो हमारे यूनिवर्स में 95% तो वही रीजन है जो लाइट के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि उस जगह पर आप लाइट मारोगे कुछ दिखेगा ही नहीं, इसलिए उसको हम बोलते हैं डार्क मैटर या डार्क एनर्जी या डार्क एरिया, राइट। सोचिए, केवल 5% ऐसे रीजन है जिनके बारे में हम जानते हैं, और उसी 5% में आपको करोड़ों गैलेक्सीज मिलेंगी, राइट। उसी 5% में आपको कितने बिलियन स्टार मिलेंगे, ओके, कितने बिलियन गैलेक्सीज मिलेंगी, और उन बिलियन गैलेक्सीज में बिलियन स्टार्स मिलेंगे, और उन बिलियन स्टार्स में से एक स्टार आपका सन है, राइट। और उस सन के एक उस बिलियन स्टार में से एक स्टार सन है, और उस एक स्टार के चारों तरफ कुछ हमारे प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें से एक अर्थ है, जिनमें से एक मुल्क में आप रहते हो, आप निवास करते हो, और फिर आप पेपर ना क्लियर होने से परेशान होकर घूमते हो, या उसके रिप्लाई ना करने से परेशान होते हो। तो पहले तो ये समझ जाओ कि एग्जैक्टली हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दुख दर्द पीड़ा अपना थोड़ा कम कर लो। क्या करो भैया, सब मोह माया है, छोड़ दे पढ़ाई वढ़ाई, सीधे अप्रैल में मिलेंगे अब हम लोग। हाँ, क्लास वास बंद कर दें। इतना भी मोह माया नहीं बोलना है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कल के दिन तुम भाई, पता लगे कल से तुम क्लास में ही नहीं आ रहे हो, कि भैया आपने तो बताया कि हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग तो 1% भी नहीं है। तो क्या करेंगे पढ़ाई करके? नहीं, अपने लेवल पर बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। हम्म। बट सोचो यार, आने वाले दिनों में जब डिस्कवरी होगी, कभी ना कभी तो होगी, हम लोग तो नहीं रहेंगे यार यहाँ पर, बट कभी ना कभी डिस्कवरीज होंगी, तो सोचो क्या क्या मिलेगा। 95% एरिया ही अभी बचा हुआ है भाई, डिस्कवर होने के लिए, है ना। इंटरेस्टिंग। चलो, कह रहे हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड बट आई फेल फॉर यू। वाह, तुमको लाइन मिल गई, चलो। सर अगर दिखा नहीं तो पता कैसे चला? पता चला, अरे भाई, डार्क ये तो पता होता ना कि हाँ यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है भाई। अंधेरा तो आपको समझ में आता है ना, या डार्क चीज तो समझ में आती है, या ये समझ में आता है ना कि अगर 100% का कितना परसेंट या कितना चीज हमें दिख रहा है, और ये अप्रोक्सीमेट नंबर है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आपको रट लेना है, बट अप्रोक्सीमेटली ये हमारे वो रीजन है, ठीक है मेरे भाई। ओके, अभी मैंने कुछ बातें बोली, आपने शायद मिस कर दी होंगी, कि यूनिवर्स में हम ऐसा बोलते हैं कि 100 बिलियन गैलेक्सीज है। यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आराम से प्लीज थोड़ा समझना, राइट, मस्त मजा आएगा आपको। यूनिवर्स में हमारे मेरे भाई, एक सेकंड, हमारे यूनिवर्स में टोटल 100 बिलियन गैलेक्सीज है। 100 बिलियन अप्रोक्सीमेटली है, 100 बिलियन गैलेक्सीज, राइट। और इस 100 बिलियन गैलेक्सी में सबके पास ईच हैज 100 बिलियन स्टार्स, अप्रोक्सीमेट नंबर है। इवन जो हमारा मिल्की वे है, राइट, मिल्की वे के पास लगभग 100 से 400 बिलियन स्टार हैं। उनमें से एक आपका सन है, सन स्टार है ना, होपफुली आपको पता होगा, राइट। सो अगर मैं मिल्की वे की बात करूं, जो हमारा गैलेक्सी है, सो मिल्की वे को के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मिल्की वे के पास 100 से लगभग 400 बिलियन स्टार्स हैं इसके पास, इतने सारे। ये जो फोटो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये सारे तारे दिख रहे हैं, शायद आप इसको अंधेरे में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं मुझे पता नहीं है, बट जो बैकग्राउंड है आपके स्लाइड का, वो सारे तारे हैं। सो 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं, जिनमें से एक आपका है सूरज, और सूरज की फिर अलग ही कहानी है, आपको पता ही है, ठीक है दोस्त। चलो, तो ये तो हो गई आज की कहानी, लेकिन ये सारी चीजें हुई कैसे,
उस पर मैं आऊं, और उसके पहले अगर हम यूनिवर्स पढ़ रहे हैं तो दो तीन टर्म आपको शायद परेशान करते हो, जिसको मैं पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं। तीन टर्म ध्यान रखेंगे मेरे भाई। पहला टर्म है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यहां लिख रहा हूं मैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है भैया? दूसरा टर्म हमारा होता है लाइट ईयर। ये एनडीए में आया हुआ था कि लाइट ईयर, सीडीएस में बहुत पहले आया था कि लाइट ईयर किसका मेजरमेंट करता है। ठीक है, लाइट ईयर होता क्या है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, और एक तीसरा हमारा होता है पारसेक। तो ये तीनों क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का काम क्या है, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करता क्या है? व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट? व्हाट इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या है? तो प्लीज ध्यान रखना कि मेरे भाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है कि जो हमारे अर्थ के सेंटर है, अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर के बीच की दूरी, उसी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारी है 150 मिलियन किलोमीटर। अब सोचो, 150, खाली 150 नहीं, पता लगे 150 तुम याद कर लो, 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, ये दूरी किसके बीच में है? अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर के बीच की दूरी है। अर्थ से सन की बीच की दूरी, या अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर की बीच की दूरी कितनी है? डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। और इसी डिस्टेंस को हम डिनोट करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करते हैं। तो आज के बाद कहीं पर भी अगर ऐसे आपको लिखा मिले वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अगर ऐसा कहीं लिखा मिले तो इसका मतलब होता है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, सिंपल। दूसरा लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर यार सिंपल सा है। लाइट ईयर इज बेसिकली कि पूरे एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो एक चीज याद रखेंगे कि लाइट ईयर लाइट का मेजरमेंट नहीं है, डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, सो लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में। ठीक है, एक साल में लाइट ने आपके कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर, राइट? अब वो कितना होगा आप सोचो, मतलब आप गेस करो। मेरा आपसे एक सवाल है, पहले मुझे ये बताओ, क्या बताओगे? कितना डिस्टेंस आपको लगता है एक मिनट में या एक सेकंड में लाइट कवर करती होगी? गेस करिए। 3 लाख पर सेकंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर। ओके, परफेक्ट। तो आप में से बहुत लोगों ने बोला कि भैया, हमने ये पढ़ा हुआ है कि लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है एक सेकंड में। सोचो, एक सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर। अब आप समझदार हो कि पूरे साल में कितने सेकंड होते होंगे। मैं तो नहीं करने वाला मल्टीप्लाई, तुम्हारा मन है तुम कर लो। ठीक है, मैं तो मल्टीप्लाई नहीं करने वाला, मुझे तो नहीं आती भाई इतनी मल्टीप्लिकेशन। अब सोचो, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, पर सेकंड आपका इतना किलोमीटर। ओके, पूरे साल में तो भाई अलग ही कहानी है, राइट? अब पूरे साल में जितना होता है, पूरे साल में जितना आपका होता है, राइट, जो कि आपका लगभग होता है मेरे हिसाब से, क्या बोलते हैं उसको, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के आसपास। वो नंबर आपसे नहीं पूछेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, उतना डिस्टेंस को हम बोलते हैं लाइट ईयर। मतलब लाइट हमारी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है, तो ये पूरे ईयर में 365 दिन में, 365 दिन में जितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, जो भी ये वैल्यू आएगी, उसी को हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ओके, दैट इज नोन एज 1 लाइट ईयर, राइट? और वो 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू है मेरे भाई, ठीक है, वो बहुत ज्यादा आती है आपकी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा, ठीक है, दूसरा एक वर्ड आपका होता है हमारे यहां पर पारसेक। ठीक है, एक वर्ड आपने शायद सुना हो, पारसेक। तो ये दो तीन टर्म हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं। पारसेक क्या होता है भैया? व्हाट इज डू अंडरस्टैंड बाय पारसेक? पारसेक का मतलब ये होता है कि आपका ये एस्ट्रोनॉमी में हम लोग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं।
राइट। और एक पारसेक इज इक्वल्स टू लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 लाइट ईयर। अब सोचो, थोड़ा सा पॉज लो यहां पर और खुद सोचो कि भाई साहब लाइट ईयर कितना बड़ा डिस्टेंस है। ठीक है। और जो पारसेक होता है, 1 पारसेक में क्या होता है, 1 पारसेक में आपका होता है 3.26 लाइट ईयर। तो ये कितना बड़ा डिस्टेंस होता होगा, ये कितना बड़ा डिस्टेंस होता होगा पारसेक हमारा, राइट। और इतना बड़ा डिस्टेंस का काम क्या है भैया, बिल्कुल काम है, बिकॉज हमारे एस्ट्रोनॉमी में यही तो हमें करना होता है कि कौन सा प्लैनेट कितनी दूर है, कौन सा स्टार कितनी दूर है, कौन सा एस्ट्रॉइड आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, अर्थ को कब हिट करेगा, राइट। ओके। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेटेरॉइट, मेटियोर, इन सब में अंतर क्या होता है, बहुत लोग को ये नहीं पता होता। आई नो किताबी ज्ञान आप लेके आते हो, बट बहुत लोग को नहीं पता कि कॉमेट, एस्ट्रॉइड, मीटियोर, मीटराइट और एक मेटेरॉइड होता है। 3 चीजें होती हैं, मीटियोर होता है, म्यूटराइट होता है और एक न्यूटराइड होता है। तीनों में अंतर क्या होता है मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, राइट। तो ये 3 हमारे कैलकुलेशन के यूनिट्स होते हैं जो हम एस्ट्रोनॉमी में यूज करते हैं। पहला आपका है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसका मतलब ये होता है कि अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर की दूरी, जो कि एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली 149 पॉइंट समथिंग है, लेकिन उसको हम 150 मान लेते हैं। सो 150 मिलियन किलोमीटर दूरी है अर्थ से सन की, ठीक। उसी को हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकंड हमारा लाइट ईयर है। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर इज नथिंग बट डिस्टेंस जो एक लाइट कवर करती है पूरे एक साल में, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। पारसेक क्या होता है, पारसेक इज नथिंग बट, पारसेक होता है हमारा 3.26 टाइम्स लाइट ईयर। मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा हुआ, पारसेक। उसके बाद लाइट ईयर, उसके बाद फिर आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये 3 डिस्टेंस हमारे थे। तो ये अर्थ के सेंटर से लेकर सन के सेंटर की बीच की दूरी को, इसी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी वैल्यू कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर। तीनों पॉइंट मेरे भाई अच्छे से क्लियर है सभी को। नकली क्वेश्चन तो क्वेश्चन दिया कहां दोस्त, वो अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं, एग्जैक्ट आपको याद करने की नीड नहीं है भाई। ठीक है, एग्जैक्ट कौन डिस्टेंस याद कर पाएगा। ठीक है, चले फिर आ जाओ। अब जरा हम जानते हैं कि भैया जी, थोड़ा बहुत ना एक दो मैं आपको हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे नीचे आके। अब आपने 2 टर्म सीखे होंगे, एक वर्ड होता है थ्योरी और एक वर्ड होता है हाइपोथेसिस। अंतर क्या होता है दोनों में, ठीक है। दोनों में अंतर यह होता है कि जो थ्योरी होती है वो कहीं ना कहीं प्रूव्ड होती है ना। मान लो आपने कोई थ्योरी सुनी होगी किसी साइंटिस्ट की, तो ये मोस्टली प्रूव्ड होती है। लेकिन हाइपोथेसिस क्या होता है, ये बस थॉट होता है कि भैया हमारे एक भाई साहब आए, एक दिन अचानक से उनको एक ख्याल आ गया और उस ख्याल को फिर उन्होंने बुक में डाल दिया और हम लोग पढ़ते हैं। सो हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि वो प्रूव्ड नहीं होता, मोस्टली हमारे प्रूव्ड नहीं होते, ठीक है, कि उसमें सच्चाई कितनी है हमको नहीं पता। तो ऐसे ही 2-3 हाइपोथेसिस अभी हम यहां पर दोस्त देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले यहां पर ये समझ लेते हैं कि बहुत पहले, अब ये बहुत पहले का मतलब कितना पहले भैया, राइट। ये लगभग आपका 150 या 140 एडी के आसपास की बात कर रहा हूं, लगभग 140 एडी। अब ये कितना पुराना साल है, मतलब आप खुद देख लो, ये टाइम फ्रेम अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूं। लगभग 140 एडी के आसपास जो साइंटिस्ट थे या जो लोग थे, वो ऐसा मानते थे कि भैया जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, उसमें अर्थ जो है वो बीच में है, और उस अर्थ के चारों ओर हमारे प्लैनेट्स और स्टार्स सन चक्कर लगा रहे हैं, राइट। जियो का मतलब अर्थ होता है, जियो सेंट्रिक का मतलब अर्थ सेंट्रिक। तो एक हाइपोथेसिस ये थी जो लोग बिलीव करते थे पहले, राइट, कि ऐसा हो सकता है कि यार अर्थ हमारी बीच में है, सन चारों तरफ घूम रहा है, बाकी प्लैनेट्स अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, राइट। जो कि बाद में जाकर लगभग आपका 1543 के आसपास, 1543 एडी के आसपास जाकर यह बताया गया कि भैया ऐसा नहीं है। एक हमारे निकोलस कॉपरनिकस साहब हैं, यहां मैं नाम लिख दे रहा हूं, एक सेकंड, निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है।
निकोलस कॉपरनिकस भाई साहब हमारे हैं, उन्होंने बाद में जाके बताया कि यार ऐसा नहीं है, सन जो है वो बीच में है, अर्थ उसके चारों तरफ घूम रही है, बाकी प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा हाइपोथेसिस पहले था। तो सोचो आप, लगभग 1300 सालों तक लोग ये मानते थे कि भैया अर्थ बीच में है, और साइंटिस्ट मानते थे अर्थ बीच में है, बाकी सब चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन बाद में जाकर ये माना गया कि यार ऐसा नहीं है, सन जो है हमारा, राइट, सन जो है हमारा वो आपका बीच में है, बाकी लोग चारों तरफ घूम रहे हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, वो यही बनेगा कि जियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, हीलियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है। तो पहली बात तो हीलियो का मतलब क्या हुआ, हीलियम, राइट, जो हमारा सन है उसमें है क्या, हीलियम और हाइड्रोजन ही तो है भैया मेरे। तो हीलियोसेंट्रिक का मतलब सन बीच में, जियोसेंट्रिक का मतलब अर्थ बीच में। तो दो स्टडी या दो थॉट पहले लोगों के थे, राइट, बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पर। सो निकोलस कॉपरनिकस जी है, जी आए, और उन्होंने फिर बोला कि यार ऐसा नहीं है, सन हमारा बीच में। ओके, परफेक्ट। आइए, देन हमारा आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट बिग बैंग थ्योरी, जहां से क्वेश्चंस भी आते रहे हैं। एग्जैक्टली यहां पे हुआ क्या, ये अपने को यहां पर समझना है। ठीक है, ध्यान से समझना। ये आपका एक बॉल थी, ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, ऊपर से गया कुछ लोग के, हैं ऐसा कुछ बोल सकते हो आप दोस्त। हम यहां पर ये पढ़ रहे हैं कि आज के दिन जो हमको ये सन, हमको अर्थ, वेनस, जुपिटर, मार्स, एस्ट्रॉइड्स, जितने भी आपको ये बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज देखने को सुनने को मिलती हैं, क्या ये हमेशा से ऐसी रही हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बातें भैया जी, अभी जो मैं आपको बताऊंगा बिग बिलियन थ्योरी वगैरह, राइट, ये हमारा बिग बिलियन कह रहा हूँ, बिग बैंग थ्योरी वगैरह, ये बातें हमारी भैया मिलियन बिलियन साल पहले की है, राइट। अब उस टाइम पर तो हम तो थे नहीं, है ना, हम लोग तो थे नहीं, जो किताबों में लिखी है उस टाइम के लोगों ने या बाद में रिसर्च जो लिखी गई है हमें वही पढ़ना है, राइट। तो हम यहाँ पर अभी इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे प्लैनेट्स अर्थ, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, राइट। उसके बाद एक बार हम ये पढ़ लेंगे, फिर हम अर्थ पर आएंगे। ज्योग्राफी का मतलब है अर्थ की पढ़ाई, लेकिन अर्थ तक अभी हम पहुंचे नहीं है। अभी तो हम लोग, मैं आपको लेकर गया हूं बिलियन साल पहले, राइट, अभी हम लोग वहां रह रहे हैं जहां सोशल मीडिया नहीं होता था। ठीक है, तो अभी बस फोकस करो। सो एक बिग बैंग थ्योरी का नाम आपने बार बार शायद सुना हो, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं ये है क्या, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो भैया एक बॉल थी, मान लेते हैं एक बॉल थी, आज से लगभग 13 बिलियन साल पहले अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एक बॉल हमारी यहां पर घूम रही थी, ये एक बॉल हो गई। ठीक, अब ये बॉल थी, इस बॉल की खासियत क्या थी पहले जान लो। इस बॉल की खासियत ये थी कि इस बॉल का टेम्परेचर इनफाइनाइट था, मतलब इतना कि आप मेजर भी ना कर पाओ, इतना गर्म था, इनफाइनाइट टेम्परेचर। इसकी डेंसिटी इनफाइनाइट थी, हर चीज इनफाइनाइट था कि आप मेजर ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ा, या एक बॉल थी बहुत बिलियन साल पहले। हुआ क्या, एक दिन सब लोग बैठे थे, अचानक से देखा कि ये बॉल फट गई। ठीक, जब ये बॉल फट गई तो क्या हुआ, बहुत बड़ा धमाका होगा ऑब्वियस, राइट। और जब ये बॉल फटी तो बहुत बड़ा धमाका हुआ, और इस बॉल से ही हमारे निकले आपके प्लैनेट्स, आपके स्टार, सेलेस्टियल बॉडीज, या दुनिया भर में गैलेक्सीज में, या पूरे हमारे कॉन्स्टलेशन में, सोलर सिस्टम में, कुछ भी आप बोलो, जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं वो हमारी वहीं से आई। तो ये है हमारा बिग बैंग थ्योरी, जो ये कहता है, राइट, अबे हुआ कैसे, मैं उस पर आऊंगा कि भैया इस बॉल से हमारे प्लैनेट्स कैसे बन गए, वो मैं आपको स्टडी बताऊंगा। बट एक बार ये सुनो कि ऐसा माना जाता है कि आज से कई बिलियन साल पहले एक बहुत हमारी बॉल थी, जिसका टेम्परेचर इनफाइनाइट था, डेंसिटी इनफाइनाइट थी। अचानक से बॉल फट गई, और अचानक से बॉल फटने के बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे उस बॉल से सारे प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बॉडीज, गैलेक्सीज, सब कुछ निकल कर आ गए। ये है हमारी बिग बैंग थ्योरी, एकदम आसान भाषा में कि आप बच्चे को भी समझा दोगे। ठीक, अब सुनो, जब ये बॉल फटी तो बॉल फटने के लगभग 3 मिनट के बाद पहला एटम फॉर्म हुआ। ऐसा बोला गया कि बॉल फटने के 3 मिनट के बाद क्या हुआ था,
आफ्टर 3 मिनट पहला एटम फॉर्म हुआ, फर्स्ट एटम वॉज फॉर्म्ड। ठीक है मेरे भाई, पहला एटम आपका फॉर्म हुआ। अब जब एक एटम फॉर्म हो गया तो उसमें क्या होगा, फिर आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कुछ फॉर्मेशन होगा। वो आपस में मिलेंगे, फिर वो क्या बनाएंगे, एटम से क्या बनेगा, आपके कंपाउंड्स बनने लगे, राइट। आपके हमारे मॉलिक्यूल्स बने, कंपाउंड्स बने, राइट। उसके बाद क्या होगा, एटम पास आए। तो 3 मिनट के बाद क्या हुआ, ध्यान समझना, 3 मिनट के बाद आपका पहला एटम फॉर्म हुआ। फिर ये बोला गया, एक और स्टडी ये कहती है कि उसके बाद लगभग 3 लाख सालों के बाद, राइट, 3 लाख सालों के बाद ये हुआ, 3 लाख ईयर, 3 लाख सालों के बाद ये हुआ कि जो आपका टेम्परेचर पहले इनफाइनाइट था इस बॉल का, फटने के बाद क्या हो गया था, किसका टेम्परेचर ड्रॉप कर गया। ड्रॉप कितना किया, लगभग 4500 केल्विन तक आ गया। अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इनफाइनाइट से इसका जो टेम्परेचर था वो ड्रॉप होकर टेम्परेचर ड्रॉप्ड टू 4500 केल्विन। ठीक। अब इससे होगा क्या, इससे यह होगा कि जो एटम्स फॉर्मेशन हो गई थी वो एटम्स और नजदीक आ गए। अब आप बोलोगे भाई नजदीक क्यों आ गए, अरे यार जब गर्मी पड़ती है तो तुम दूर भागते हो नहीं भागते कि यार दूर बैठो यार, कहाँ आ गए तुम यार मेरे पास। गर्मी में तुम लोग क्या बोलते हो, अरे भाई बगल मत बैठो यार, उधर जाओ यार। बट जब ठंड होती है तो क्या आप क्या बैठते हो कि भाई मतलब इसको एटम के रिस्पेक्ट में समझो। ठंड में आप क्या बोलते हो कि भाई बहुत ठंड लग रही है, बगल बैठो मेरे, हाथ पकड़ो मेरा, है ना। गर्मी में आप क्या बोलते हो, दूर बैठो भाग। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ये रो कौन रहा है इतना। एक ने लिखा है, भैया आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो कि समझ नहीं आ रहा है नोट्स में क्या लिखें। अरे भाई, ये तारीफ है क्या है, गजब यार मेरे भाई। अरे यार, एक तो पहले तुम एक इधर देखो, एक चीज अपने माइंड से निकाल दो। एग्जाम के दिन तुमको पता है एग्जाम के दिन क्या होता है, एग्जाम के दिन अपनी फेयर कॉपी लेके जाना होता है, एग्जाम सेंटर में चेक होता है, जिसकी कॉपी अच्छी बनी होती है उसका पेपर क्लियर होता है। पता नहीं पता तुमको। अरे पेपर में तुमको नॉलेज लेकर जाना है। इफ यू फील लाइक कि मुझे नोट्स बनाने की नीड नहीं है भैया, मुझे सब समझ में आ रहा है, देन मत बनाओ यार। बट ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में जो हर चीज याद रख पाएगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए नोट्स बनाते हैं। तो प्लीज मेक नोट्स। अब ये हो सकता है भैया नोट्स में क्या बनाए, यार स्कूल कॉलेज गए हो या नहीं गए हो, सीधे यहीं पर आ गए हो, तो नोट्स बनाना मैं कैसे सिखा दूं। ये जो मैं लिख रहा हूं ये नोट से तो है, ऐसे तुम भी लिख लो सेम। ये देखो एरो के फॉर्म में नोट से तो है ये भैया, ध्यान दो अभी प्लीज, ठीक है। आ जाओ, इसको मैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो, आ जाओ। तो हुआ क्या, 3 मिनट के बाद एटम फॉर्मेशन स्टार्ट हो गए थे। 3 लाख सालों के बाद ये देखा गया कि यार टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका है, 4500 केल्विन आ गया है। और जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा ठंड थोड़ी बढ़ जाएगी। अब 4500 केल्विन में ठंड तो नहीं होगी, लेकिन एज कंपेयर टू इनफाइनाइट टेम्परेचर, कंपेरेटिवली हमारा टेम्परेचर जो है अच्छा हो गया या कूल हो गया। तो हुआ क्या यहां पर, यहां पर ये हुआ मेरे भाई, सिंपल ध्यान रखना। इधर हमारा ये हो गया, कहानी ये हुई कि जो एटम्स थे हमारे वो करीब आ गए, एटम्स पास पास आ गए। पास पास आने का मतलब क्या हुआ, राइट, पास पास आने से फिर एटॉमिक मैटर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। एटॉमिक मैटर का मतलब क्या होता है भैया, एटॉमिक मैटर का मतलब ये होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबका फॉर्मेशन होने लगा। फिर क्या होगा, फिर आपका एटम पास आए, एटम से बना एटॉमिक मैटर, एटॉमिक मैटर से धीरे धीरे मिलकर बना कंपाउंड आपका, राइट। ऐसे फिर आपके रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, ऐसे आपके कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ, राइट। धीरे धीरे करके ऐसे हमारे फिर आपके प्लैनेट्स बने, ऐसे बाकी चीजें बनी, राइट। तो अगर आप ये फोटो ध्यान से देखोगे अब, तो इस फोटो में आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। थोड़ा मैं जूम इन कर लूं तो आपको मैं 3D में दिखाता हूं। देखो भैया, तो एक दिन जो हमारी छोटी बॉल थी उसमें हो गया धमाका, उसी को बोलते हैं बिग बैंग, राइट। उसके बाद हुआ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब वो जो आपका पहला सा हमारा क्या बना, आपका एक एटम का फॉर्मेशन हुआ उसको बोलते हैं, ठीक। धीरे धीरे क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपैंड होने लगा और कूल होने लगा, राइट। धीरे धीरे आपको ये देखने को मिलेगा कि यूनिवर्स आपका एक्सपैंड हुआ और थोड़ा सा कूल होना शुरू हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो, कुछ मिनट के अंदर आपका पहला न्यूक्लियस बना,
उसके बाद 3 लाख साल के आसपास आपका पहला एटम का फॉर्मेशन हुआ, राइट। उसके बाद कई 100 मिलियन साल के बाद गैलेक्सी बनी, उससे फिर स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर कई बिलियन साल के बाद क्या हुआ हमारा, वो और फैल गई और आपका एक्सपेंशन हो गया हमारे गैलेक्सीज का। उसके बाद लगभग 9 बिलियन साल के बाद क्या हुआ, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। फिर लगभग 10 बिलियन साल के बाद क्या हुआ, अर्थ पर लाइफ आई, जिंदगी आई। फिर लगभग आज के दिन, लगभग आज हम लोग लगभग 13.5 बिलियन साल दूर हैं उस बिग बैंग से जो हुआ था, राइट। और हम ऐसा भी मानते हैं कि आज से 20 बिलियन साल ना, आज से नहीं, आज से तो लगभग 7 बिलियन, 7 बिलियन साल के बाद यह भी होगा कि सन जो है वो भैया जी इतना फैल जाएगा कि पूरी दुनिया को अपने अंदर समा लेगा, ठीक है। पूरी दुनिया को अपने अंदर समा लेगा। उससे क्या होगा, उससे खत्म हो जाएगी जिंदगी। अब मैं इसको एक बार में समराइज कर दूं, फिर आप बताना बढ़िया से। तो भैया जी कई कई हमारे हाइपोथेसिस, कई कई थ्योरीज हैं। ये तो मैं आपको एक थ्योरी बता रहा हूं जो बहुत पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। ऐसे आपको 10 थ्योरी मिल जाएंगी जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। सो पहली हमारी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि भैया जी आज से लगभग 13.5 बिलियन साल पहले एक छोटी बॉल में धमाका हुआ था। वो बॉल ऐसी थी कि उसका टेम्परेचर इनफाइनाइट था, डेंसिटी इनफाइनाइट थी। जब उसमें धमाका हुआ, धमाके के कुछ ही मिनट के अंदर पहला न्यूक्लियस या पहला बेसिकली हमारे एटम को फॉर्मेशन हुआ, ठीक। उसके 3 लाख सालों के बाद, राइट, पहला आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। ये यहां पे इसको हटा दो। पहला आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, या फिर हमारे जो आपके एटम्स थे वो और नजदीक आए, एटॉमिक मैटर्स का फॉर्मेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनना शुरू हो गए। उससे क्या हुआ, उससे फिर कई मिलियन साल के बाद गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बने, फिर सोलर सिस्टम हमारा बना, अर्थ बना, राइट। और आज के दिन हम ये मानते हैं कि भैया जी ये सारी चीजें हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आएगा, आज से लगभग 7 बिलियन साल के बाद, जब 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 ऐसा भी होगा कि सब कुछ समा जाएगा हमारे सन के अंदर, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो थारा पैसा थारी गाड़ी सब धरी रह जाएगी। क्या मतलब है, पढ़ाई छोड़ दे। पढ़ाई मत छोड़ो, बिकॉज 7 बिलियन साल है तो बहुत ज्यादा है वो, ठीक है। हम्म। और ऐसा माना गया है कि इसके बाद फिर से आपका यूनिवर्स जो है वो कूल हो जाएगा, एकदम डार्क हो जाएगा। ये एक हाइपोथेसिस बेसिकली, ठीक। सो द पॉइंट इज कि डू नॉट वरी अगर कोई आपको, या तो अब मैं यहां पर मोटिवेट तो नहीं करूंगा, बस हमको बोलूंगा कि फेलियर से मत डरो। हम कुछ नहीं है भाई इस ब्रह्मांड के आगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मा जी के एक अणु से ये पूरी दुनिया कैसे बनी हुई है, इसलिए उसका नाम है ब्रह्मांड। गॉट इट। नंबर्स इंग्लिश में बोलूंगा, अच्छा जी ठीक है, चलेगा। सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर मुझी में लौट आते हैं, एग्जैक्टली exactly। बॉल किस चीज का था, लेदर का था। अरे बता तो रहा हूँ भाई, मतलब एक गरम गोला था ऐसे मान लो। तुमको क्या लग रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, बॉल का मतलब ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ नहीं यार। भैया आप कैसे इग्नोर की, क्या भाई फेलियर, इग्नोर कौन करता है। तो ये प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। ये है हमारा बिग बैंग थ्योरी। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे फॉर्मेशन हुआ था इन चीजों का हमारे। आ जाओ। तो ये यूनिट्स ध्यान रखेंगे, कुछ बेसिक्स यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अब जरा स्टार की बात करते हैं, तारों की, राइट। तारों के शहर आपको लेके चलते हैं कि तारों का फॉर्मेशन हमारा कैसे हुआ था। ये आपने देख लिया कि यार क्या सीन चल रहा है आजकल, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ स्टार, कि हमारे स्टार्स का, तारों का फॉर्मेशन या इवोल्यूशन हमारा कैसे हुआ था, राइट। तो बिग बैंग थ्योरी में क्वेश्चन क्या बनता है भैया, क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि भैया आपका जो हमारा कितने टाइम फ्रेम पहले क्या हुआ था, ओके। जो टाइम फ्रेम लिखा था ना, ये टाइम फ्रेम पूछ लेता है अप्रोक्सीमेट कि आज से 13.5 बिलियन साल पहले आपका बिग बैंग हुआ था, ओके। 10 बिलियन साल यहां से अगर हम देखें तो पृथ्वी में लाइफ आई थी, राइट। 9 बिलियन साल पहले अगर हम देखें तो ये हुआ था। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, वी मेड अ वीडियो ऑन दिस। रुको, शायद पढ़ ही रहे हैं तो इतना प्यार से पढ़ते हैं फिर कि मजा ही आ जाए, है ना।
एक सेकंड दो मुझे। कृपया रुके, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों एनिमेशन के थ्रू आज मैं आपको बताऊंगा एटमॉस्फेयर के बारे में, और एक सीरीज होगी। एक बार मुझे आप बस अभी ये बताना कि मैं इफ इट इज ऑडिबल टू यू। ऑडिबल, ऑडिबल है क्या? रुक जाओ, आराम से देखो, ठीक है? देखो, डिफेंस का कोई एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी एग्जाम हो इस दुनिया का, आप हर एग्जाम में अच्छे करें। ठीक है। किसी भी प्लैनेट पर लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, और वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी गैसेस की एक ऐसी लेयर जो प्लैनेट को सराउंड करती है, और इसी में लाइफ के लिए एसेंशियल ऑक्सीजन और CO2 जैसी गैसेस स्टोर्ड होती है। जिस प्लैनेट में एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस नहीं होती, वहां पर लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मानी जाती है। और इसीलिए जब भी किसी प्लैनेट पर साइंटिस्ट लाइफ की खोज करते हैं, तो वहां के एटमॉस्फेयर को सबसे पहले स्टडी किया जाता है। जैसे मार्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को देखने के लिए उसका एटमॉस्फेयर स्टडी किया जा रहा था, लेकिन हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर सबसे अप्रोप्रिएट है, और इसीलिए यहाँ पर ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ इतना फ्लरिश हुआ है। ये एटमॉस्फेयर अपनी फॉर्मेशन के साथ ही ऐसा नहीं था, बल्कि ये टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है, और फिर अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हुई। आज के इस वीडियो में हम एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन से लेकर उसकी एवोल्यूशन, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन की। बचपन में आप सबने पढ़ा होगा कि अर्थ पहले हैबिटेबल नहीं थी, क्योंकि अपने फॉर्मेशन के समय ये बॉल ऑफ फायर की तरह थी। और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अर्थ के फर्स्ट ओरिजिनल एटमॉस्फेयर में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही हुआ करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सन के अराउंड जिस गैसी डिस्क में प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई थी, वहां पर यही दो मेन गैसेस मौजूद थी, और इसीलिए यही दोनों गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर का भी पार्ट बने। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होती है, स्पेशली जब वो गर्म होते हैं, और अर्थ भी गर्म थी। इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम की मूवमेंट इतनी ज्यादा फास्ट हो गई कि ये गैसेस अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करके स्पेस में चली गई। इसके बाद अर्थ पे फर्स्ट एटमॉस्फेयर डिसअपियर हो गया, और अर्थ का सेकंड एटमॉस्फेयर अर्थ पे चल रहे प्रोसेस से ही फॉर्म। दरअसल अर्थ धीरे धीरे कूल डाउन हो रही थी, लेकिन इसी समय पर अर्थ का क्रस्ट भी फॉर्मेशन स्टेज में था। यही रीजन था कि अर्थ पे बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज चल रही थी, और इन वॉल्केनिक एक्टिविटीज में H2O, CO2 और अमोनिया जैसी गैसेस रिलीज हो रही थी। इन गैसेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा परसेंटेज एटमॉस्फेयर का पार्ट था। ये सभी गैसेस अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ सरफेस के ऊपर एक ब्लैंकेट के फॉर्म में ट्रैप हो गई, और फॉर्मेशन हुई अर्थ के एटमॉस्फेयर की। इसके बाद अर्थ एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन शुरू हुआ। जो H2O वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हुआ था, उसका कंडेंसेशन हुआ, और फिर बारिश के बाद इसने ओशंस की फॉर्मेशन की। एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ओशंस में डिसॉल्व होने लगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का एक सिंपल फॉर्म डेवलप हुआ। ये बैक्टीरिया सन की एनर्जी और पानी में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पर जिंदा रह सकता था, साथ ही ये वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा था। इसी के साथ एल्गी, प्लांट और ट्रीज भी धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आए, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगे। इस रीजन की वजह से एटमॉस्फेयर से धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता गया, और ऑक्सीजन के लेवल्स बढ़ते गए। एटमॉस्फेयर में मौजूद अमोनिया मॉलिक्यूल्स को सनलाइट ने ब्रेक कर दिया, और इससे अलग होकर बने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन जो कि लाइटेस्ट एलिमेंट है, वो एटमॉस्फेयर के टॉप में राइज कर गई और इवेंचुअली स्पेस में चली गई, और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो गया। करंटली भी एटमॉस्फेयर इवॉल्विंग स्टेज में ही है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लगातार इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल चेंज होते हैं।
ताकि वाटर वेपर और ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट भी चेंज होता रहा है। चलिए अब जानते हैं एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में। वो बाद में जानेंगे। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कई गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स या पार्टिकुलेट्स का मिक्सचर है। एक सेकंड। ये आधी चीजें आपको तब समझ में आएंगे जब हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी। थोड़ा भी अगर समझ में आया है तो फिर अच्छी बात है। आया है थोड़ा भी बहुत? कॉपीराइट अपना ही है भाई, कॉपीराइट है अपना। सर मैंने डबल पेमेंट की थी, एक रिफंड। अच्छा ठीक है, डबल कैसे कर देते हो बे? ठीक है मैं बोल दूंगा, देख लेंगे। चलो फाइन, ठीक है। सो ये हमारी चीजें हो गई बिग बैंग थ्योरी की, ध्यान रखेंगे। आ जाओ वापस। राइट दूसरा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इवोल्यूशन ऑफ स्टार। स्टार का इवोल्यूशन हमारा कैसे हुआ, ध्यान से इस चीज को समझना। राइट जो तारे आज आपको देखने को मिलते हैं, राइट इनका फॉर्मेशन हमारा कैसे हुआ। तो पहली चीज तो डस्ट और गैसेस का एक गुबार रहा था। राइट जहां पर आपके हीलियम, हाइड्रोजन, डस्ट पार्टिकल ये सब आपके थे। इनसे मिलकर आपका बना प्रोटोस्टार। नाउ व्हाट इज प्रोटोस्टार भैया? प्रोटोस्टार भैया आपका होता है एक जो हमारा, इसे आपने सुना होगा ना प्रोटोटाइप, कभी अगर सुना हो प्रोटोटाइप, सुना हो आपने? प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, वो बेसिक क्या है आपका, है ना, पहला जो फॉर्मेशन आपका होता है। सो जो पहला स्टार था या जो बेसिक सा हमारा स्टार था, अर्ली स्टार बेसिकली बोल सकते हो, अर्ली स्टेज स्टार की। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज प्रोटोस्टार। सो प्रोटोस्टार हमारे स्टार के फॉर्मेशन जब हो रहा था तो उसका अर्ली स्टेज था। ठीक, स्टार के अर्ली स्टेज को हम बोलते हैं प्रोटोस्टार। तो डस्ट और गैसेस से मिलकर कहीं ना कहीं स्टार्स भी आपके फॉर्मेशन हुए थे, स्टार्स भी हमारे बने थे। तो पहले बना हमारा प्रोटोस्टार, उसके बाद फिर आपका बना मेन सीक्वेंस स्टार, जिसका एग्जांपल है आपका सन। ठीक, फिर हमारा वो स्टार और डेवलप हुआ और मेन जो आपके स्टार्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ, फॉर एग्जांपल सन वगैरह। राइट अब यहां पर दो चीज समझ, दो चीज क्या समझोगे कि अगर जो हमारा ये स्टार है, राइट अगर ये सन से 1.44 टाइम सन के मास से छोटा है तो इसको हम बोलते हैं रेड जाइंट स्टार। अब ये भैया क्या बता दिया, समझ नहीं आया, एक बार मैं लिख दूं फिर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन, ठीक है, से अगर छोटा है, स्मॉलर, राइट, तो उसको हम बोलते हैं रेड जाइंट स्टार। बट अगर वो सन के कंपैरिजन में या मेन सीक्वेंस स्टार के कंपैरिजन में 1.44 गुना उसका मास ज्यादा है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं सुपर रेड जाइंट। ये क्या बात हुई भैया, दोबारा सुन। राइट तो मेरे भाई सिंपल सा है आपका कि जो हमारे स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ था वो ऐसे हुआ था कि पहले हमारे डस्ट गैसेस मिले, पहले हमारा क्या बना, प्रोटोस्टार बना, जो कि अर्ली स्टेज होता है हमारे स्टार का। उसके बाद फिर आपका मेन सीक्वेंस स्टार बना, फॉर एग्जांपल सन वगैरह। अब वहां से दो प्रकार के आपके स्टार का जन्म हुआ। ऐसा स्टार जिसका मास मेन हमारे सन के या मेन हमारे स्टार के 1.44 गुना था, उससे ज्यादा था, उनको हम बोले सुपर रेड जाइंट स्टार। ऐसे स्टार जिनका मास सन के कंपैरिजन में या मेन सीक्वेंस स्टार के कंपैरिजन में 1.44 गुना से कम था, उनको हमने बोला रेड जायंट स्टार। तो दो प्रकार के आपका स्टार का फॉर्मेशन हुआ। रेड जायंट के बाद फिर ऐसे व्हाइट डॉर्फ हो जाते हैं एंड देन फिर गायब हो जाता है, सेम यहां पर फिर गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये अगेन ये जो प्रोसेस, ज्योग्राफी में एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, कि मैं आपको कोई भी प्रोसेस अगर पढ़ाऊं कि देखो यार ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा नहीं कि 2 दिन में हो गया होगा, मिलियन बिलियन सालों में होता है ये सब। ठीक है, मिलियन ईयर लगते हैं, मिलियन साल, बिलियन साल। कुछ लोग को मिलियन का मतलब भी नहीं पता होता, ये भी सीन है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ओके, 1 मिलियन ईयर का मतलब होता है 10 लाख ईयर। तो आप खुद समझदार हो, अगर हमने ये बोला कि यार बिग बैंग थ्योरी आपकी 13.7 बिलियन साल पहले हुई थी, फिर तो मतलब
तुम जोड़ते रहो कितने सालों पहले हुई थी, ठीक है। एक बार मैं और समराइज कर दूं, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो अभी समझ नहीं पाते। मेरे भाई, डस्ट और गैसेस मिलकर स्टार का फॉर्मेशन होता है। पहले बनता है प्रोटोस्टार, मतलब बेसिक सा स्टार। फिर एक मेन यानी बड़ा स्टार बनता है। अब इस वहां से फिर दो प्रकार के आपके स्टार का फॉर्मेशन होता है, राइट, क्योंकि अब आपकी एज बढ़ रही है, स्टार की एज बढ़ रही है। अगर कोई ऐसा स्टार का फॉर्मेशन हुआ जिसका मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मेन स्टार, बहुत का मतलब यहां पे एक वैल्यू लिखी गई है, वैल्यू याद रखेंगे, इससे ज्यादा है, इतने गुना से ज्यादा है, तो उसका नाम होगा सुपर रेड जाइंट। अगर कम है तो रेड जाइंट। एंड देन फिर आगे जाकर वो धीरे धीरे फिर गायब हो जाएगा स्टार। कई मिलियन सालों में वो स्टार आपका हो जाएगा गायब। इसी को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। खत्म, ठीक है। आइए, गैलेक्सी जो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, राइट, कि गैलेक्सी में क्या होता है, आपके खूब सारे स्टार होते हैं, खूब सारे प्लैनेट होते हैं जो आपस में टुगेदर होते हैं या आपस में एक दूसरे के करीब होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे है। अच्छा, ये स्पाइरल शेप का मतलब भैया क्या हुआ? क्या कोई और भी शेप होते हैं क्या गैलेक्सी के? बिल्कुल होता है, ठीक। तो गैलेक्सी आपको तीन शेप में मिलेगी, ध्यान देना। गैलेक्सी के हमारे बालक तीन शेप है। पहला शेप हमारा है इलिप्टिकल, ठीक है, इलिप्टिकल शेप में भी आपको गैलेक्सीज मिलेंगी। दूसरा हमारा है इररेगुलर शेप में, जहां पे कोई शेप ही नहीं होगा। और तीसरा हमारा है स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप में। एक और चीज ध्यान रखना कि कुछ क्लासेस मुझे इसमें भी लगेंगे कि आपका बेस बनाने में, ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें आप पढ़ रहे हो। बेसिक का मतलब स्टैटिक होगा, लेकिन भैया अभी तो हम अर्थ में पहुंचे ही नहीं, राइट। लेकिन डेफिनेटली आपका बेस बनाने के लिए वो जरूरी है। तो अगेन, कितना भी आपको लगे कि भैया बोरिंग सा है, स्टिल है भाई, मैं आई एम ट्राइंग कि उसको मैं इंटरेस्टिंग बनाऊं। बट मान लो अगर कब कुछ टॉपिक नहीं बन पाए, स्टिल उनको पढ़ना यार, गिव अप मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे भैया तुम्हें स्वाद हर दिन अच्छा नहीं आएगा, हर दिन घर में राजमा चावल नहीं बनेगा, ठीक है। कभी कभी आपका सेहत का ध्यान रखने के लिए सर कद्दू भी बनेगा इधर, ठीक है। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। सो एलिप्टिकल शेप होता है, रेगुलर शेप होता है, स्पाइरल शेप होता है। अब एक चीज बस यहाँ पे एक फैक्ट याद रखना कि जो सबसे ब्राइटेस्ट गैलेक्सी होती है वो इलिप्टिकल ही होती है। इलिप्टिकल गैलेक्सीज हमारी ब्राइटेस्ट होती है। इन तीनों में सबसे चमकीली गैलेक्सी कौन सी होती है? अगर मैं आपको इसकी फोटो दिखा देता हूं, रुको। इलिप्टिकल गैलेक्सीज इलिप्स के शेप में आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है। ये हमारी देखो, इलिप्स लग रहा ना ऐसे। सो ये है हमारी इलिप्टिकल गैलेक्सी, राइट, इलिप्स के शेप में लगती है इलिप्टिकल गैलेक्सी। ऐसी हमारी होती है आपकी एक स्पाइरल गैलेक्सी। जैसे हमारी मिल्की वे क्या है, स्पाइरल। मिल्की वे हमारी किस फॉर्म में है? स्पाइरल फॉर्म में। ऐसे ही मेरे भाई एक तीसरी इररेगुलर होती है जिसमें कोई शेप ही नहीं होता। तो ये तीन प्रकार की हमारी गैलेक्सी होती। अब तीसरा, हमारी गैलेक्सी के नजदीक कौन सी दूसरी गैलेक्सी है? उसका नाम है एंड्रोमेदा। तो ये दोनों फैक्ट भी प्लीज गैलेक्सी के बारे में ध्यान में रखेंगे। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, ठीक। काफी है, परफेक्ट। आगे देन फिर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सोलर सिस्टम, जहां पे हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, राइट। ये तो आसान सा है कि यहाँ पे कौन से प्लैनेट हमारे होते हैं, गैसियस, कौन से जोवियन। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, एक आपकी क्यूपन बेल्ट होती है। ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था, लोग इसको जानते नहीं क्या होती है ना। उसके बाद फिर हमारा मेटेओर, मेटेरोइड, राइट, आपका क्या होता है वो, यार उसको क्या बोलते हैं जिसमें टेल होती है भाई, नाम बोल रहा हूँ मैं, कॉमेट, राइट। कॉमेट, एस्ट्रॉइड, मेटेरोइड, मीटियोर, इन सब चीजों के बारे में आप जानोगे यहाँ पर, राइट। फिर यहाँ पर मरकरी, वेनस, ये तो आप खुद भी वैसे रीड कर सकते हो, बट स्टिल मैं पढ़ाऊंगा एक बार, ठीक है। वेनस के बारे में आप जानोगे कि वेनस का एल्बिडो मैक्सिमम होता है। अब भैया एल्बिडो क्या होता है? तो देखो क्या है ना कि हर चीज आप डे वन तो नहीं सीख सकते, ठीक है मेरे भाई। हर चीज आप डे वन नहीं सीख पाओगे। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि अपने आप कुछ दिन में आप खुद पेस अपने आप इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अभी वो बेसिक पढ़ाना है। अभी बीच में कुछ बातें भी बतानी है आपको, राइट। तो वो थोड़ा पेस आपको स्लो लगेगा अभी, बट विथ टाइम वो पेस सही हो जाएगा। विथ टाइम आप हर चीज सेट हो जाएगा आपका। आपको नोट्स बनानी आ जाएगी, आपको टेस्ट कैसे करना है वो आ जाएगा, आपको रिवीजन कैसे करना है वो आ जाएगा, राइट। आपको समझना कैसे है वो आ जाएगा, पूछना कहाँ पे क्या कैसे है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको स्लाइड वैसे पूरी भेज दूंगा, ये आप बस रीड करके आएंगे, राइट। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि एस्ट्रॉइड क्या है, मीटियोर क्या है, राइट, यहाँ मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। देन उसके बाद लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, एंड कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। और ये आपके लिए होमवर्क है कि आप ये देख कर आएंगे कल
कि कौन से कंट्रीज हमारे पास होते हैं इक्वेटर से, या इक्वेटर किन कंट्रीज से पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन कंट्रीज से पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किन कंट्रीज से गुजरती है, राइट, या हमारी लॉन्गिट्यूड, ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो किस कौन कौन से देशों से पास करता है, बस। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा, देन हमारा डेट लाइन, खत्म है टॉपिक। तो ये बेसिक क्लास है हमारी ज्योग्राफी की, जिसमें बेसिक में मैंने इतनी चीजें आपके लिए रखी हैं, शायद आप में से बहुत लोग को आती भी होंगी, बट स्टिल इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको एक बार स्टिल पढ़ाऊं, राइट। देन फिर हम आगे चलें, आगे आपने साइड्स देखी हैं अगर, उसके बाद आपको फिर मस्त चीजें मिलेंगी जिसमें आपको और मजा आएगा, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, फिनामी, जो भी है। सो लेट मी नो, थोड़ा सा स्टार्टिंग टॉपिक था, होपफुली आपको मजा आया होगा। ये मेरा एम रहा है एंड थॉट रहा है सर। स्पाइरल गैलेक्सी एग्जांपल सैमसंग गैलेक्सी नहीं है भैया, सैमसंग गैलेक्सी दूसरा है। चलो अभी 8 बजे मिलते हैं। हाँ, एक और चीज, ये टाइमिंग का थोड़ा सा ना वो है कि भैया कितने बजे होगी, तो अभी आज तो स्टार्टिंग में वो 5 मिनट यार इशू हो गया था, उसके लिए माफी फिर से एक बार, ठीक है, बट कल से वो नहीं होगा। राइट, तो अभी मैं आपको ये स्लाइड भेजूंगा पहले, जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है, राइट, ये वाली स्लाइड, और साथ में ये वाली स्लाइड। आपका होमवर्क बस ये है कि आप जितना मैं रोज पढ़ाऊं अगर आप उतना ही रिवीजन कर लोगे तो बल्ले बल्ले, या अगर आप नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ जॉब या कोई और रीजन, कम से कम उस वीकेंड कर लेना जितना पढ़ रहे हो आप एक हफ्ते में, ठीक है, क्योंकि एक दिन में आपको लगेगा भैया कम ही पढ़ा है, बट एक हफ्ते में फिर आपको काफी कंटेंट मिल जाएगा, राइट। और प्लीज फोकस करो बार बार रीड करने पर, कितना ज्यादा पढ़ लिया उस पर फोकस प्लीज मत करो, बिकॉज एज अ टीचर अगर मुझे सिर्फ ये पढ़ाना हुआ कि बस आगे सिलेबस खत्म करना है, तो फिर मेरे भाई मैं ऐसी स्लाइड नहीं बनवाऊंगा जहां पर आपका इंटरेस्ट जगे, जहां पर आप कहानी सुनो, जहां पर आपको एक्चुअल में समझ में आए कि हुआ क्या था, सिर्फ रटने की बजाय, ठीक है। सो प्लीज उस पर फोकस करें, चीजें खत्म करने पर फोकस मत करो कि राइट, अपना शेड्यूल है, हर चीज अपना है भाई, किसी के लिए मैं यहाँ काम नहीं कर रहा हूँ कि मैंने 10 दिन अगर दिया है, फिजिकल ज्योग्राफी खत्म नहीं हुई तो फिर मेरे ऊपर कोई बैठ जाएगा, डांटेगा, मुझे चिल्लाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हम 10 से 15 दिन भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 20 भी ले लेंगे, उसके बाद 5 दिन रिवीजन भी कर लेंगे। एम ये है कि जितनी चीजें आप पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे कि आप दूसरों को पढ़ा भी पाओगे, ठीक है। चलो, सो अभी 7:30 है, बाय बाय, आधे घंटे बाद आना, इंग्लिश पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान रखो, एंजॉयड अ लॉट, अच्छी बात है, फिर रिवीजन का कुछ बताओ, 8 बजे मिलना, फिर बताऊंगा, ठीक है, भाग जाओ।